औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहज़ादा शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत में आपके साथ। हम पाकिस्तानी मुआशी जंग में हैं। सनत भी कमज़ोर, मईशत भी कमज़ोर। 12 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे, IMF का, वर्ल्ड बैंक का बयान। और 22 करोड़ लोग हम गरीब हैं जिनकी इनकम थोड़ी सी पॉवर्टी लेवल से ज़्यादा है, लेकिन मिडिल क्लास इनकम भी नहीं है। ज़रूरतें पूरी नहीं होती क्योंकि हम लिमिटेड इनकम के साथ अनलिमिटेड एक्सपेंसेस या अनलिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इम्पोज्ड पॉलिसीज़ के तहत जो हम पे करते हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल, स्कूल का बिल और ट्रांसपोर्टेशन, उसके साथ साथ इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो तो महंगाई बढ़ती जा रही होती है। इस सिचुएशन में हमने प्रोग्राम किए कि मिल्लत इस्लामिया किस तरीके से, मिल्लत पाकिस्तान किस तरीके से सनत और मईशत को मजबूत कर सकते हैं तो ये जंग जीत सकते हैं। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है? USA अपनी इकोनॉमी को सरवाइव करने के लिए काम कर रहा है। इंडिया अपनी इकोनॉमी को सरवाइव करने के लिए काम कर रहा है। चाइना अपनी इकोनॉमी के लिए काम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका को, USA को, IMF को, वर्ल्ड बैंक को खुश करने के लिए अपने ही हमसायों के साथ ट्रेड नहीं कर सकता। अपनी ही पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से हमारी मईशत कमज़ोर है और हमारी सनत कमज़ोर है। IMF ने 11 पॉइंट दिए अभी, और IMF ने क्लियर कट कहा कि ये 11 पॉइंट आप पूरे करेंगे तो आप टारगेट पे पहुंचेंगे। और IMF की रिपोर्ट है कि 39% गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। 12 करोड़ लोग, 50% ऑफ पॉपुलेशन हमारी गुर्बत की लकीर से नीचे है। और बाकी 22 करोड़, जिस तरह मैं एक अंदाजे के मुताबिक कहा करता हूं कि गरीब हैं। गरीब की डेफिनेशन क्या है? गरीब की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं टाइम पर अपना बिजली का बिल नहीं पे कर सकता तो मैं गरीब हूं। अगर टाइम पर बच्चों की फीस नहीं पे हुई तो गरीब हूं। टाइम पर जो 2 वक्त का खाना है वो नहीं खा सके तो गरीब हूं। एक घर अफोर्ड नहीं कर सकता मेरे इस मुल्क का ब्यूरोक्रेट, 21वें ग्रेड का अफसर अपनी सैलरी के साथ 150 साल कमाता रहे, घर नहीं बना सकता, वो भी गरीब है। लेकिन उसी 21वें ग्रेड के ऑफिसर को जो गवर्नमेंट की तरफ से मराहत मिलती हैं, जब तक कि वो रिटायर नहीं हो जाता, वो उसकी सर्वाइवल है। जैसे ही मराहत ख़त्म होती है, सर्वाइवल ख़त्म हो जाती है। अगर वो हलाल का रिज्क कमा रहा है, सिर्फ सैलरी पे बेस कर रहा है। इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान का ये हाल है। चाहे 1944 में डेट एक्ट आता है पाकिस्तान बनने से पहले, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उस डेट एक्ट के ऊपर आज भी हम सूद पे कर रहे हैं। जब ये पाकिस्तान बना था तो हम पे ना कोई सूदी कर्जा था, ना कोई सूदी लेन देन था। और कायदे आजम ने उस वक्त फरमाया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि सूदी लेन देन में मत पड़ना। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने आप को सूदी लेन देन में ही एंगेज किया। और आज सूद का ये आलम है कि पिछले साल का जो बजट था, नेट इनकम पाकिस्तान की सारी सूद में थी। इस साल भी हम 8-10 हजार अरब सूद में पे कर रहे हैं। अगला बजट आने वाला है, उससे पहले हम पिछले बजट के एनालिसिस जरूर बात करेंगे अगले प्रोग्राम में। लेकिन सिचुएशन ये है कि आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, हम पाकिस्तानी क्या इस महंगाई को बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या इस जंगी सिचुएशन में जो 11 पॉइंट IMF के हैं, जो एक एक करके अब हम ये डिस्कस करेंगे, क्या हम उसको मीट कर पाएंगे? क्या जो 22 करोड़ लोग गरीब हैं उन पे जो टैक्स लगाए जाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हों इनडायरेक्ट हों, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे? उनके लिए हल क्या है? जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की प्राइस हम पाकिस्तानी पे कर रहे हैं। अगर हम इसकी इंटरनेशनल इकोनॉमी का एनालिसिस करें नाजरीन, कि 8 अरब, पूरी दुनिया की आबादी तकरीबन 8 अरब से ज़्यादा,
उसके अंदर कोई 90 करोड़ यानी कि 1 अरब के करीब एक्सट्रीम पॉवर्टी है पूरी दुनिया में, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, यमन भी शामिल है, सूडान भी शामिल है, मोजम्बिक भी शामिल है, कॉन्गो भी शामिल है। इन 5 टॉप 5 में कहीं ना कहीं 5 और 6 के दरमियान पाकिस्तान शामिल है। उसके बाद जो ये इनकी इनकम है $2 से $3 के दरमियान डेली इनकम। इससे आगे चलें, जो $3 से $4 के दरमियान इनकम है, वो भी तकरीबन हमारे पास को 1.5 अरब लोग पूरी दुनिया में है, तकरीबन 1.5 अरब लोग जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से थोड़ा सा ऊपर है। 1 अरब वो 1.5 अरब, ये 2.5 अरब के करीब तकरीबन अगर हम देखें कि $4 से नीचे, $4 से नीचे कितने लोग हैं, तो तकरीबन 2.5 अरब लोग $4 से उनकी डेली इनकम कम है। अगर हम यही थोड़ा सा मिडिल लेवल, लोअर मिडिल लेवल की तरफ चले जाएं, तो जिनकी इनकम $6 के करीब है या $7 से कम है, तो 1.5 अरब डॉलर, वो भी तकरीबन 1.2 बिलियन लोग शामिल हो जाते हैं कि जिनकी इनकम $6-7 के दरमियान है डेली। 2.5 जमा 1.2, तो ये तकरीबन 3-4 अरब के करीब लोग हैं जो कि पूरी दुनिया में जिनकी इनकम $6 अरब से भी कम है, अभी $6 से भी कम है डेली इनकम। थोड़ा सा इससे ऊपर इनकम थ्रेशोल्ड कर दें तो ये भी तकरीबन 1.2 बिलियन है, यानी कि 3.7, 3.9, 4.9, तकरीबन 5 अरब लोग हैं जो कि इस वक्त लोअर मिडिल इनकम और लोएस्ट लेवल की इनकम में हैं, जिनकी इनकम को $8-10 से कम है। ये डाटा आप इंटरनेट पे जाएं, आपको डाटा मिल जाएगा कि पूरी दुनिया में 8 अरब लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी पे कितने हैं, और जो $6 से कम कितने हैं, और $7 से कम कितने हैं। तो 8 अरब में से 5 अरब लोग तो ये गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कि गरीब हैं, जिनको कंफर्टेबल लाइफ अवेलेबल नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिनका कंप्रोमाइज है। और अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, अगर हम उसके तहत इसको मैनेज करें, उसके नजर से देखें, उसके एंगल से देखें, उसके लेंस से देखें, तो ये गरीब लोग और बढ़ जाएंगे। इस सारे का सारा अगर हम इसको देखें कि फाइनेंशियल इकोनॉमी जिसका बादशाह यूएसए रहा है, किस तरीके से कि उसने पिछले 200 साल में अपनी डॉलर की डिमांड मेंटेन रखने के लिए पूरी दुनिया में जद्दोजहद की, मेहनत की, रिसर्च की। उसके फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट 1890 से लेके इस रिसर्च में रहे कि किस तरीके से हम पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने वेपन बनाया अपनी करेंसी को। क्योंकि उन्होंने वेपन बनाया अपनी करेंसी को इसलिए कि जब तक मईशत मजबूत नहीं होगी तब तक जंग जीती नहीं जा सकती। उन्होंने अपनी फाइनेंशियल इकोनॉमी को इस तरीके से इंप्रूव किया कि पूरी दुनिया में डॉलर की डिमांड करते हुए पूरी दुनिया ने डॉलर को अपनी रिजर्व करेंसी बना दिया। अभी चंद साल पहले, 2 दहाइयां पहले, कि 70% प्लस रिजर्व करेंसी यूएसए थी, लेकिन फिर 2 दहाइयों में फिजिकल इकोनॉमी चाइना की उसको मात देती रही और डिजिटल आरएमबी ने अपनी जगह बनाई, ब्रिक्स ने अपनी जगह बनाई, रशियन, चाइनीज, इंडियन, ये एक कोलैबोरेशन ब्रिक्स के तहत आया, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत, लेकिन डिजिटल आरएमबी ने अपनी जगह अच्छी बना ली, जिसकी वजह से फिजिकल इकोनॉमी ने फाइनेंशियल इकोनॉमी को मात देनी शुरू कर दी। अब अपनी फाइनेंशियल इकोनॉमी को बचाने के लिए यूएसए ने टैरिफ लगाए। अगर मैं ट्रंप हूं या ट्रंप की जगह पे, तो मैं अपने यूएसए को, अपनी इकोनॉमी को, अपनी सर्वाइवल को, अपनी नंबर 1 पोजीशन को बचाने के लिए हर वो अमल करूंगा जो मुझे चाहिए। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन नाजरीन क्या है, इसके ऊपर आम आदमी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है और गुर्बत का लेवल क्यों बढ़ता रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तारिक मसूद खान साहब, माहिर मुआशियात हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तुर्किश बेस है, इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे थोड़ी देर में। वेलकम बैक नाज़रीन, शहजादा शौकत प्रोग्राम सनत और मईशत में आपके साथ। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि 8 अरब लोग दुनिया में, जो कि 5 अरब लोग $10 से भी कम कमा रहे हैं। और अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगर आप देखें कि अगर यही सिचुएशन चलती रही तो गुर्बत की तादाद
गरीब लोगों की तादाद बढ़ जाएगी। इस सिलसिले में हमारे साथ आज हमारे मेहमान है तारिक मसूद खान साहब, माहिर मुआशियात हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से बाहर अपने कारोबार का लोहा मनाया है। पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए इनके दिल में दर्द है और पूरी दुनिया के लोगों के लिए दिल में दर्द रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम शिला साहब। खान साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सर, ओवरसीज पाकिस्तानी एक दर्द रखते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, और उन्होंने पूरी दुनिया को देखा हुआ है कि किस तरीके से पूरी दुनिया में इकॉनमी में जो पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से मईशत को संभाला दिया जाता है। अभी मैं आपको ज्वाइन कराने से पहले बात कर रहा था कि 8 अरब लोग इस वक्त विक्टिम हैं इस पूरी सिचुएशन का, जो जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन बनी हुई है। यूएसए अपनी फाइनेंशियल सर्वाइवल के लिए कोशिश कर रहा है, चाइना बड़ी खामोशी से अपनी फिजिकल इकोनॉमी को प्रमोट कर रहा है, सिक्योर कर रहा है, रशिया अपनी जगह पे अपनी इकोनॉमी के लिए काम कर रहा है, जीसीसी अपने पेट्रो डॉलर को उसके थ्रू अपने बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, और इंडिया अपनी पॉलिसीज पे और पाकिस्तान उसमें एक छोटा सा अपना रोल अदा कर रहा है। इस पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को एज ए माहिर मुआशियत आप क्या देखते हैं और एक आम आदमी उससे किस तरह असरअंदाज हो रहा है? दरअसल बात यह है कि शिला साहब, आपकी और मेरी बहुत कॉन्वर्सेशंस हुई हैं एंड आई थिंक आपने बिल्कुल यू हिट द नेल। सिचुएशन इतनी ज्यादा जिसे कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स हो गई है कि गरीब आदमी, आई थिंक वी हैव टू रीडिफाइन इवन पॉवर्टी, बिकॉज पॉवर्टी तो अब वो जो एक नॉर्मल definition hai, it's now even worse than that. So situation is really bad, and I think aapki summary is bilkul to the point. So I fully endorse what you're saying. So in context of what's happening in Pakistan, you realize, Shira Sahab, ke Pakistan after Sindoor has become a darling. So on a diplomatic front, I think कोई doubt नहीं करेगा कि we've shown ourselves to be very pragmatic, but as far as the economy goes, I think numbers don't lie. तो वो आपके सामने, and I just feel कि having the basic objective कि इससे हमने किस तरह से मोनेटाइज करना था अपनी रेलेवेंस को ऑन द ग्लोबल फ्रंट, we weren't able to do. So that's very unfortunate, and this is pretty much जो मेरा आज का स्कोप होगा आपके साथ डिस्कशन का। श्योर सर। उसमें सर आप जो हम अपना रोल अदा ना कर पाए, जो बेनिफिट उठाना था ना उठा पाए, इस कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? So let me start from जब ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था in Pakistan, Donald Trump came into power and Pakistan became this darling. So as you know, अमेरिका में इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रम्प जीता। डोनाल्ड ट्रम्प के जीतने के बाद everything became so crystal clear कि जी which direction we were headed. So then पाकिस्तान के अंदर एकदम से there was a rush कि जी हमने भी गवर्नमेंट लेवल पे क्रिप्टो एंड व्हाट नॉट द सेम स्टफ जो आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प कर रहा था। डोनाल्ड ट्रम्प वाज आल्सो वंस वाज एन आर्डेंट enemy of Bitcoin, but all of a sudden he became a darling. He gave pardon to वो जो Binance का CEO है, he gave pardon to another guy, Justin Sun, जिसको उसने pardon दिया, and crypto की एक company launch कर दी. Now with regard to that, Pakistan somehow managed, और वो मैंने आर्टिकल आपके साथ शेयर किया था कि उसका conduit कौन था, and अगर आप उसे पढ़ेंगे तो you'll know how this whole thing came about. So moving forward, we started having meetings with White House. Now White House obviously also supported us very much in the sense with rhetoric. Nothing concrete. MOU sign hua last year, critical minerals pay, nothing. We know nothing about that.
and so on and so forth. So as far as financially benefiting, you can see over this year, there's not much to write home about. Even in the crypto space, आपको कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसके अंदर आप कहें कि real कोई gains आए हैं. So as far as the economy goes, as you know, because of what's happening in the war in Iran, आपकी जो situation वो बहुत ज़्यादा dire हो गई है. Countries like us जो कि depend करते हैं for everything to be imported. So आपको पता है cost कहाँ जा रही है. You look at LPG, which is a basic thing. अब अगर उसकी volatility आप देख लें सिर्फ, तो चूल्हे जो हैं वो literally बंद होने जा रहे हैं अब, क्योंकि 500 रुपए पे LPG पहुंच गया है और पेट्रोल 400 रुपीज. सो द कॉमन मैन, आई मीन मकसद 50 मिलियन अगर मोटरसाइकिलें हैं पाकिस्तान में, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ कैन एनीवन अफोर्ड what's going on. So it'll trickle down to everything else. There is no employment. There is no, there's a major cost of living jo situation hai. So in the 1 year, how we could have managed, our economists, our financial gurus weren't able to. And I'm sorry, but having a banker, हर मर्तबा एक बैंकर आके आपका फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए, तो you can well imagine कि वो किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा. So these things, unfortunately, हम बाहर से बैठते हैं, we can't do anything about it because obviously we're not the decision makers, but it's a very sad story. You are right, sir, कि it's very sad story कि यहाँ पे हमारे जो मोटरसाइकिल चलाने वाला एक गरीब तबका है उसी को पेनलाइज ज्यादा किया जाता है, क्योंकि वही अफोर्ड नहीं कर पाता. ये ऐसे ही है सर कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए और मेरा पेट्रोल का बजट 1000 रुपए से 2000 भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन गरीब आदमी के पास 5000 रुपए हैं और उसका पेट्रोल का बजट जो 1000 से था वो 2000 हो गया. इसका मतलब है कि उसका 25% ऑफ इनकम जो उसकी है ना, वो पेट्रोल में चली गई. परसेंटेज टर्म में वैल्यू टू वैल्यू गेन नहीं है. ये आपकी बिल्कुल बात हकीकत है. बल्कि मैं ऐसा कहा करता हूं कि पाकिस्तान में अगर किसी फकीर ने भीख ली है चाय की पत्ती खरीदने के लिए, तो उसने चाय की पत्ती में जिससे खरीदी उसको भी प्रॉफिट दिया, सप्लाई चेन को भी प्रॉफिट दिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्सेस भी दिए, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको भी प्रॉफिट दिया और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी दी. ये पाकिस्तान का सिस्टम है. इसी तरह पेट्रोल और बिजली के जो बिल हैं उसमें भी जो एंड ऑफ द डे जो कंज्यूमर है, they are paying the price for the inconsistent policies which has been imposed by NEPRA and other our officers working in NEPRA or in Ministry of Energy. आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर. बात यह है कि पूरी दुनिया में तो इतनी प्राइसेस नहीं बढ़ी गैस की और बिजली की जिस तरीके से पाकिस्तान में बढ़ी है. और आपने कहा फाइनेंस मिनिस्टर सब हमारे बैंकर हैं, वो आप समझ सकते हैं कि क्यों बैंकर हैं, किसके इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकते हैं. बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि लैंडर्स के इंटरेस्ट को वो सिक्योर करेंगे, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को वो सिक्योर नहीं करेंगे. इसकी कुछ वजूहात हैं, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे, इसका सोल्यूशन भी दीजिएगा सर. बात ये जी, मैं तो आई एम जस्ट हम्बल इकोनॉमिस्ट. आप जैसे लोग जो कि with your very nice degrees and the way आपने अपना career span किया है, are more inclined towards, मैं तो जी एक simple economist, and even at that I don't intervene in anything, but what I see is कि solution is very clear. जिस तरह ईरान ने अपना पूरा एक एजेंडा अमेरिका को दिया है जिस पे अमेरिका बहुत नाराज है, एंड दे डिसाइडेड नॉट टू कम फॉर दीज मीटिंग्स, इसी तरह हमारा भी एक एजेंडा होना चाहिए था. आई मीन इफ यू आर होल्डिंग टॉक्स to stop the world going to war. I mean, basically, this is World War III. And I'm sorry, but this is not a war of choice for America. It's a war of existence. Yes. अमेरिका ने अगर ये जंग नहीं लड़ी होती, तो फिर then what would happen is कि we would be in a situation where the petrodollar was gone. It was gone. I mean, Russia, China, आप देख सकते हैं कि how they've, आप सिर्फ ये सोचें कि in dire circumstances, यूक्रेन जैसा मुल्क भी sustain कर रहा है because it's got money.
in its treasury. Pakistan ke paas, if we had to pay Abu Dhabi, we didn't have the money. We had to pay euro dollars. We didn't have the money. So what did we do? We went again and borrowed more money. So the thing is, this borrowing, this is a infinite cycle. It never ends, and that's not the solution. The solution is basic grassroots level key solution hai, and we have to redraw everything, and we have to stop hiring these bankers who, quite honestly, live these fantasy lives, delusional lives, और वो हमारे मुल्क को जो है वो they're just driving it down a lane जहाँ पे there's no return. So solutions हैं, we need to speak about them. And obviously, if your program is obviously time constraint होता है, लेकिन ये कि I can share them with you. I have drawn a white paper on it, and we can discuss that whenever you feel like. इंशाल्लाह सर, हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इसको व्हाइट पेपर को डिस्कस करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ग्राउंड लेवल पे जब एक आम आदमी को बेनिफिट मिलेगा और वो बेनिफिट शेयर होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, तो यही सोल्यूशन है। लेकिन जब आम आदमी को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया होगा और उसका अपना ही कोई बेनिफिट नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए नुकसान ही नुकसान है। इसमें आपने दूसरा काम फिर दोबारा रिपीट कर दिया कि जब तक हमारे मुल्क में बैंकर्स के हाथ में इकोनॉमी है तो वो तो लैंडिंग को ही सिक्योर करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इकोनॉमी को आना चाहिए प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट के हाथ में, जो कि ग्राउंड लेवल की रियलिटी को एक्सेप्ट करें और उस प्रॉब्लम को एड्रेस करें, जिसकी वजह से ये पूरी इकोनॉमी में सूदी निजाम एक्चुअली प्रमोट हो रहा है। I couldn't agree with you more. Shahzad साहब, देखिए सूद जो है is a menace. It's a menace for अब you look at America. The US has 39 trillion of debt. Agree. Now, in order to service that debt, they 1/3 of their balance sheet, जो कि तकरीबन 8 ट्रिलियन डॉलर की है, जो उनकी कलेक्शन है, रेवेन्यू है, 1/3 उसकी सिर्फ सर्विसिंग में जा रही है. So it's not us. It's anywhere. It's the common man. It's America. And nobody can sustain this. It's unsustainable. So when you have something that's unsustainable, it should be logical to find a new way, find a way out. But no, because banks are the most market capitalized. आप देख लें PSX पे, the most market capitalized, the sector with the most members on the top 10 is the banks. You take there are 6 banks in the 5 banks in the top 10. So UBL and Mizan, look at them. I mean, all of a sudden they are the most capitalized shares on the stock exchange. Why? Because they have the largest profits. Mizan just gave a 2.5 billion rupee profit quarter ka. This is crazy, and this has to end. Shahzad sahab, agree, something needs to be done. सर बिल्कुल एग्री सर। इसमें मैं आपको हिस्ट्री बताता हूं कि पिछले साल जब हमारा काइबर 21% से प्लस था, उस साल नेट इनकम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 100% ऑफ नेट इनकम वाज गिवन टू bankers and lenders on account of interest, and we had literally nothing to pay salaries. इसी तरह यूएसए की जो आपने बात की सर, एग्जैक्टली यूएसए को भी यही प्रॉब्लम है कि आप वो वाहिद इकोनॉमिस्ट हैं मेरे इस प्रोग्राम में जिन्होंने कहा कि अगर ये जंग ना हुई होती तो ये पेट्रो डॉलर खत्म हो चुका होता। यही बात मैंने भी की आज से 2-3 माह पहले। इवन ब्रिक्स की प्रेजेंटेशन में तुर्की में जो इस्लामिक यूनियन है उसमें भी मैं 2 साल पहले की कि पेट्रो डॉलर खत्म होने जा रहा है अगर ये ब्रिक्स को रोका ना गया। और डिजिटल आरएमबी ने तो डेफिनेटली उसको इफेक्ट किया है कि आज अगर ये जंग है तो ये यूएसए अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, क्योंकि उसने $7 ट्रिलियन के एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं हर साल। जब तक उसको $7 ट्रिलियन ना मिल जाए तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और उसके पास भी सोल्यूशन नहीं है कि मैं किस तरीके से इस डेट को सर्विस करूं। तो पाकिस्तान तो उसके सामने बिल्कुल छोटा सा है। तो इस सिचुएशन में सर
पाकिस्तान की प्रॉब्लम और यूएसए की प्रॉब्लम एक है। इसमें जो पाकिस्तान ने बेनिफिट उठाया ना सर, गैस सबसे ज्यादा महंगी कर दी, बिजली सबसे ज्यादा महंगी कर दी, पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा कर दिया, क्योंकि पाकिस्तानी हुक्मरानों को एक्सक्यूज मिल गया कि इस एक्सक्यूज के तहत पाकिस्तानियों पे बजट से पहले वो पूरे का पूरा प्रेशर डाल दें ताकि जो उनका डेफिसिट है, जो हमने लोन्स पे कर रहे थे इस साल, उसको जल्दी जल्दी सेटल करें ताकि अगला बजट हम आसानी से दे सकें। क्या ये सच है? शहजाद साहब, आपकी पाकिस्तान के ऊपर मैं तो इस बात से खुद सहमत हूं कि आपकी जो उसके ऊपर व्यू है, दैट इज एक तो contrarian. You're not somebody who just follows the rules. You're a contrarian. So I think I would 100% agree with what you just said, and I will fully endorse, all the things that you just said. So my point is, problems dono, whether it's the US, the largest economy in the world, or Pakistan, it's the same problem. Sood. It all comes down to sood, and unless you want parity, गरीब अमीर का डिफरेंशियल को रिड्यूस करें, पॉवर्टी को रिड्यूस करें, you have to get rid of it. There's no other way, and there are so many ways. Shahzad साहब, you know it. आप तो एक्सपर्ट हैं इस काम में. So I'm just saying कि as a mere economist, और वो भी इतना somebody जो आपकी सिर्फ खातिर I'm doing this. I don't do this. I'm just so saddened by everything that's going on. सर, इसमें जो प्रैक्टिकल होप है ना सर, वो भी हमने नहीं छोड़नी, क्योंकि ये बहुत से बुजुर्गों की दुआओं का असर है कि पाकिस्तान जिंदा है, पाकिस्तान इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा, पाइंदाबाद रहेगा। और बहुत से बुजुर्गों की अल्लाह की रहमत है कि हमने संदूर जैसे प्रोजेक्ट में कामयाबी हासिल की और पूरी दुनिया की आई लव दिस वर्ल्ड डार्लिंग बन गए। अब ये अल्लाह की तरफ से है। तो मैं ये समझता हूँ सर, हमारी सनत और मईशत और हमारे मुल्क में जो 25 करोड़ लोग हैं वो इस मसले का हल चाहते हैं, मां सिवाय उन 20-25 लाख 50 लाख लैंडर्स के जो कि बेनिफिशियरी हैं इस सिस्टम के। उसके अलावा बाकी तमाम लोग चाहते हैं कि हम इस मसले में से बाहर निकलें और उसके लिए तगोदो करें। सर तारिक खान साहब, एक हमारे मुल्क में जो एक माँ है ना, वो अपने बच्चे को दुआ दे के भेजती है कि मेरे बेटे हलाल कमा के आना, हराम ना कमाना। तो ये जो एक दुआ निकलती है ना सर, ये एक होप है। इस होप के बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम आपके व्हाइट पेपर को डिस्कस करते हैं। That's why you call your nation your motherland, because आपका मुल्क आपकी माँ होती है। एंड आई थिंक जब 80 साल पहले हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी, तो आई थिंक द आइडिया वाज कि हम भी 80 साल बाद किसी ऐसी पोजीशन में हो जहां वी हैव a certain respect in the global arena. Now, unfortunately, that's not been the case. It's been mostly crony capitalism. Mostly governments who are here. I can't tell you, but it's so difficult कि आप ये देखें कि the Prime Minister, the President, both, I mean, उनका they academic कोई background नहीं है, and they seem to be depending on people who are very much crony capitalism. आप कैबिनेट देख लें, आप एडवाइजर्स देख लें, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अब इसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आई विल रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग एनीथिंग दैट विल बिकम कंट्रोवर्शियल, बट ये है कि माँ अगर दुआ देती है तो शहजाद साहब वो उसकी लेजिटिमेट दुआ है और माँ के पास सोल्यूशन भी होती है, बट अनफॉर्चुनेटली माँ को ओवरराइड कर दिया जाता है। सो आई थिंक आप हमारी स्ट्रगल मे बी वन डे will become fruitful. Let's hope. इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया तारिक खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हाँ, व्हाइट पेपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। नाजरीन, 22 करोड़ लोग जो गरीब हैं पाकिस्तान में, उनको हल चाहिए और बैंकर्स के पास ये हल नहीं है। तारिक खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी लीडरशिप वो इस वक्त डिपेंडेंट है उन लोगों के कि जो कि कैपिटलिस्ट माइंडसेट रखते हैं। जब तक हम कैपिटलिस्ट माइंडसेट से बाहर नहीं कुछ सोचेंगे, सोल्यूशन नज़र नहीं आएगा। इंशाल्लाह हम ज़रूर पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।